अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिग्रेशन से रिलेटेड काम किया था। चैप्टर नंबर 4 में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोगों ने बता दिया था, उस वक्त फॉर्मूले वगैरह बता दिए थे। कोई क्वेश्चन नहीं किया था, ये बता दिया था कि फॉर्मूले हम लोग के पास किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे। उससे पहले का जो काम था वो हम लोग के पास रिग्रेशन लाइन का था। रिग्रेशन लाइन y ऑन x, x ऑन y किस तरीके से मालूम होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे आए थे, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे आए थे, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक में आप लोग के पास क्वेश्चन है, पेज नंबर 183 पे 4.59। अब ये 4.59 में आप लोग के पास डेटा दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हाइट और वेट नोट करिए 10 स्टूडेंट्स की। रजिस्टर, कैलकुलेटर, बुक्स आप लोगों ने अपने पास ओपन कर ली होंगी। जिस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन में बताया है कि जो हाइट स्टूडेंट्स की हाइट है, वो स्टूडेंट्स की हाइट इन्होंने x कंसीडर कर ली है, और जो वेट है वो y कंसीडर कर लिया है। तो x और y की जो आप लोग के पास ऑब्जर्वेशंस थी वो आप लोग के सामने आ गई। रिक्वायर्ड क्या किया है आप लोग के पास, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप लोग को मालूम करना है। अच्छा, रिग्रेशन से रिलेटेड काम जो था वो हम लोग कर चुके थे, x ऑन y और y ऑन x का। जो इसका सेकेंड पार्ट है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ वेट ऑन हाइट, वेट की मालूम करनी है, ऑन हाइट पे मालूम करनी है, यानी कि y ऑन x मालूम करना है। और एस्टिमेट वेट ऑफ स्टूडेंट इफ़ हिज हाइट इज़ 68 इंचेस, और एक वेट एस्टिमेट करना है जब आप लोग के पास हाइट जो है वो 68 हो, यानी कि x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि रिग्रेशन से रिलेटेड तमाम हम लोग काम कर चुके हैं। सही, और टाइम भी हमारे पास, अगर ये काम करेंगे तो रिवीजन तो हो जाएगा, मगर मेरा नहीं ख्याल कि रिवीजन की ज़रूरत है। इससे पहले आप लोग जो क्वेश्चन कर चुके हों, जो क्वेश्चन आप लोगों ने कर ली होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी। सही, तो रिवीजन की नीड नहीं है। अगर हो तो उस क्वेश्चंस को आप लोग दोबारा देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इधर जो सॉल्व करेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करेंगे। क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आप लोग के सामने लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। जो फोर्थ पार्ट है इसका, वो फोर्थ पार्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लें, फिर हम लोग फोर्थ पार्ट की बात कर लेंगे। और प्रॉपर्टीज़ जो हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, सही, क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, सही है, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग के पास हो जाएंगी। सही, उसको रीड कर लेंगे कि हाँ भाई प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट हम लोग के पास किस तरीके से आप लोग के सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास, फॉर्मूला ये है। अब इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है, साथ साथ आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। करना क्या है फॉर्मूले में, हम लोग को n क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, जो कि कितनी थी हम लोग के पास 10 थी। सही है, 10 ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है। हाइट और वेट से शो नहीं करवाया, हम लोगों ने x और y लिख दिया। सही है, ताकि हम फॉर्मूले में तमाम कैलकुलेशन कर सकें। सबसे पहले जो न्यूमिनेटर है, वो न्यूमिनेटर में हम लोग को n समीशन x y चाहिए। तो जिस तरह हम लोग रिग्रेशन में करते थे, x y का एक कॉलम बना लेंगे, यानी कि x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम बन जाएगा। समीशन x समीशन y आ जाएगा। x का स्क्वायर चाहिए, तो एक कॉलम बना लेंगे जिसमें x का स्क्वायर मालूम कर रहे होंगे। y स्क्वायर चाहिए होगा, समीशन x तो उससे निकल आएगा, समीशन y भी उससे निकल आएगा। ये पूरा फॉर्मूला हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, आप लोग भी साथ साथ कर लीजिए। तो मैं चार्ट हम लोग फिल कर लेते हैं। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, आप लोग के पास कितना आएगा, 3000 आएगा। इसी तरह 65 मल्टीप्लाई बाय 55, 3575। 66 मल्टीप्लाई बाय 58, 3828। 70 मल्टीप्लाई बाय 60, 4200। 72 मल्टीप्लाई बाय 62, 4464। 69 मल्टीप्लाई बाय 65, 4485। 58 मल्टीप्लाई बाय 59, 34
22 66 मल्टीप्लाई बाय 68 4 4 8 8 67 मल्टीप्लाई बाय 70 4 6 9 0 71 मल्टीप्लाई बाय 72 5 1 1 2। एक्स स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। 60 का स्क्वायर ले लेंगे 3600, 65 का स्क्वायर 4225, 66 का स्क्वायर 4356, 70 का स्क्वायर 49, 172 का स्क्वायर 5184, 69 का स्क्वायर 4761, 50 58 3364, 4356, 67 का स्क्वायर 4489, 71 का स्क्वायर 5041। y का स्क्वायर 2500, 55 का स्क्वायर 3025, 58 का स्क्वायर 3364, 60 स्क्वायर 62, 65 4225, 59 3481, 68 4624, 70 का स्क्वायर 4900 और 72 का स्क्वायर। सही। अब बस सम अप करना है हम लोगों को। पहले x को सम कर लेते हैं। 60 को प्लस करेंगे 65 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 69 प्लस 58 प्लस 66 प्लस 67 प्लस 71। ऑब्जर्वेशन चेक कर लें हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन हो गई। सम कितना आ रहा है ये कहलाएगा समीशन x। कितना आया हम लोग के पास 664। इधर हमारे पास समीशन y आ जाएगा, इधर समीशन xy आ जाएगा। समीशन y कर लेते हैं 50 प्लस 55 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 59 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। 619 आप लोगों के पास ये सम आ गया। अब समीशन एक्स वाई को जो मल्टीप्लाई किया था उसका समीशन कर लेते हैं। 303575 प्लस 3828 प्लस 4200 प्लस 4464 प्लस 4485 प्लस 3422 प्लस 4488 प्लस 4690 प्लस 5112 41,264। देख लीजिएगा आप लोग के पास भी यही आ रहा हो। वैल्यूज़ मैच कर लीजिएगा।
5184 प्लस 4761 प्लस 3364 प्लस 4356 प्लस 4489 प्लस 5041 समीशन एक्स स्क्वायर 44276 समीशन वाई स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। फोर सिक्स टू फोर प्लस 4900 प्लस 5184 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समीशन वाई स्क्वायर 38747 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बस कुछ नहीं है, वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है और किसकी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी है। इधर जब फॉर्मूला पुट शो किया होगा हम लोगों ने सेंस करके किया होगा, बाकी इम्प्लाइज दैट करके हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। एन की ऑब्जर्वेशन कितनी थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी। समीशन एक्स वाई हमारे पास क्या निकल के आ गया 41264 निकल के आ गया, सही। माइनस समीशन एक्स का समीशन एक्स कितना था हमारे पास 664। इसी तरह समीशन वाई कितना था हम लोग के पास 619। ये हमारे पास न्यूमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर एन की जगह पे 10 आ गया। समीशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा था 44276 माइनस समीशन एक्स कितना था 664, इसका स्क्वायर करेंगे, सही है। समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, ये एक अंडर रूट में वैल्यू आ गई। और एक और आप लोग के पास अंडर रूट में 10 समीशन वाई स्क्वायर 38747 माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। समीशन वाई आपके पास 619 था, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 41264 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 664 मल्टीप्लाई करते हैं 619 से तो आपके पास आएगा 411016। ये न्यूमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, पूरा एग्जैक्ट लिख देते हैं। पहले 664 का स्क्वायर कर लें, जो भी वैल्यू आए उसको माइनस कर दें किस में से 44276। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ऐड हो जाएगा था, यानी कि 0 में से माइनस कर दें। आगे पास अंडर रूट में आ गया 11864। इधर आप लोग के पास सॉल्व कर लेते हैं 619 का स्क्वायर लेंगे और 38747 में से माइनस कर दिया आप लोगों ने इसका स्क्वायर, तो आपके पास आ रहा है 4309, सही है। या आप लोगों के पास वैल्यूज़ आ गई। आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फोर 2640 माइनस 411016 आप लोग के पास वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1864 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 43, डायरेक्ट लिख दिया आप लोगों ने। तो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ गई 2834.07, सही है। इसको डिवाइड कर लेंगे 1624
तो डिवाइड बाय आंसर यानी कि 0.57 निकल के आ गया। आर की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0.57 हो गई। सही है क्लास, ये तो हम लोगों ने मालूम कर लिया। सही है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला होना चाहिए, पूरा कंप्लीट हम लोगों ने मालूम कर लिया है। अब होता क्या है, हम लोगों के पास कभी कभी बोलते हैं कि अपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को इंटरप्रिटेट करें, कमेंट्स दें कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है। सही है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था, पेज नंबर 158 पे। स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम लोग को एक चार्ट दिया हुआ था कि 0.8 से +-0.8 से +-1 तक होगा तो स्ट्रॉन्ग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा, यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन दी हुई है, आपस में रिलेशन बताया हुआ है वेरिएबल का कि क्या रिलेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर 0.8 से 1 के दरमियान होगा तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, +-0.5 से 0.8 तक होगा तो मॉडरेट होगा, यानी कि अभी हम लोग के पास सेकंड रेंज में आ रहा है। सही है, तो हमें पता है कि हाँ भाई हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, मॉडरेट है। सही है, मॉडरेट हम लोग के पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अगर कमेंट करने के लिए आएगा तो हम यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोग के पास x और y के दरमियान मॉडरेट है। सही है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन उसकी क्या है, मॉडरेट है। अच्छा जी, बाकी और भी दिए मैं आप लोग के पास +-0.2 से लेके +-0.5। सही है, +-0 से लेके और +-0.2 तक नेग्लिजिबल, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है। सही, ये क्वेश्चन तो हम लोग के पास यहाँ तक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जैसे बताया कि नहीं करेंगे। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला है इफ़ u = x / 3 एंड v = y - 33 व्हाट वुड बी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v। यानी कि इनकी मदद से अगर हम लोग क्या कर लें, एक XY दिया हुआ था, XY की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी इस XY की मदद से आप क्या मालूम कर लें, U मालूम कर लें। U कैसे मालूम होगा, जब हम लोग X को डिवाइड कर देंगे 3 से, और Y मालूम कर लें। Y कैसे मालूम होगा, जब हम लोग मतलब V मालूम कर लें। V कैसे मालूम होगा, जब हम लोग Y में से माइनस कर देंगे 33 तो V निकल के आ जाएगा। सही, फॉर्मूला पूरा एज इट इज़ यही फॉर्मूला रहेगा। सही है, क्या मतलब यही फॉर्मूला रहेगा, अभी ये XY की फॉर्म में दिया हुआ था फॉर्मूला। सही है, तो इसको हम लोग कोरिलेशन को इस तरीके से शो कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन XY। सही है, यानी कि XY की मदद से निकला है। अब अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन UV लिख रहे होंगे तो देखिए जहाँ पे X था वहाँ पे U आ जाएगा, जहाँ पे Y था वहाँ पे V आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N एक ही रहा, समीशन UV हो गया क्योंकि XY था, फिर समीशन U मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, समीशन V से, डिनोमिनेटर में N समीशन x था तो समीशन u आ गया, समीशन x स्क्वायर था तो समीशन u का स्क्वायर, माइनस समीशन u के ऊपर होल स्क्वायर। इसी तरीके से y को रिप्लेस करवा दिया किससे, v से, तो समीशन v स्क्वायर माइनस समीशन v का होल स्क्वायर। यह आप लोग के पास u v के लिए फॉर्मूला बन गया। अब वैल्यूज़ किस तरह निकालेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास फर्स्ट 2 वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी 60 65 है, इसकी आप लोग के पास 50 55 है। अब जब u की वैल्यू निकालनी होगी तो 60 को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, आप लोग के पास u की वैल्यू निकल के आ गई 20। 65 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 21.6 ये वैल्यू निकल के आ गई। v की वैल्यू इसी तरीके से और ऑब्जर्वेशन भी होंगी तो आप लोग u की भी और ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। 10x की वैल्यूज़ थी तो 10 u की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। इसी तरीके से v की अगर बात करें तो v में से हर ऑब्जर्वेशन में से y की 33 माइनस करना है, तो y की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, 50 थी, माइनस 33 किया तो आप लोग के पास क्या आ गया, 17 आ गया।
55 में से आप लोग -33 करेंगे तो 22 आ गया। y की ऑब्जर्वेशन से तमाम v निकल आएंगे, 10 के 10, x की ऑब्जर्वेशन से u निकल आएंगे। अब हमारे पास u और v होंगे, तो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, u v चाहिए। तो अब हम लोग कॉलम बनाएंगे किसका, u और v का, सही है। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में u स्क्वायर चाहिए, तो जो भी u आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे, जिस तरह x का स्क्वायर करते थे। फिर समीशन u तो हमारे पास इधर से मालूम हो चुका होगा, समीशन v यहाँ से मालूम हो चुका होगा हमारे पास, समीशन u भी इधर से आ जाएगा हमारे पास। u और v में फ़र्क रखिएगा। ये रहा हम लोग के पास समीशन u स्क्वायर, और अब रह गया v का स्क्वायर, यानी कि वो जो कॉलम्स आप लोगों ने पहले बनाए थे उन्हीं कॉलम को आप लोग उन्हीं कॉलम की मदद से बस u x की जगह पे u कर दिया और y की जगह पे v कर दिया। v स्क्वायर करेंगे तो समीशन v स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब जब ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी r की कैलकुलेशन कर लीजिएगा अभी आप लोग u v की, वो आप लोगों के पास 0.57 आएगा, यानी कि किससे मिलता जुलता आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई की मदद से वो निकाला था, वही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप लोग के पास u v का रहेगा। अभी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, आप लोग को वाज़ेह भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि जो रिलेशन था पहले वेरिएबल का आपस में, वही रिलेशन रहेगा, चाहे हम लोग कोई वैल्यू ऐड कर दें या कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें, तमाम u पे और तमाम v पे। यानी कि अगर u में हर x की वैल्यू को डिवाइड बाई 3 किया है, तो हर x की वैल्यू डिवाइड बाई 3 हुई है, तो इक्वल फ़र्क पड़ा है तमाम 10 की 10 ऑब्जर्वेशन पे। इसी तरीके से जब हम लोग v निकाले थे तो हर ऑब्जर्वेशन में से हम लोगों ने -33 किया। इसका मतलब क्या है कि यानी कि हर ऑब्जर्वेशन पे बराबर फ़र्क पड़ा है, -33 हो गया। तो x और y का जो रिलेशन था वही रिलेशन रहेगा हम लोग के पास u v में, सही है। और अगर हम लोग बात करें तो ये प्रॉपर्टी भी है, और प्रॉपर्टी कहाँ पे, आप लोग पेज नंबर 161 पे आ जाइए। पेज नंबर 161 पे पहली बात क्या लिखी हुई, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज वेरीज फ्रॉम -1 टू +1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी देखी थी कि नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक, यानी कि -1 से +1 तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है, सही। ये नहीं आ सकता कि -2.7 आ गया या +2.7 आ गया। 1 से एक्सीड हुई वैल्यू आप लोग समझ जाइए कि कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है आप लोगों से, सही है। तो अब कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, जितने क्वेश्चंस आपके पास बुक में दिए हुए हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के सॉल्व करें। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई किया, बहुत माइनर सी मिस्टेक होती है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई होके गलत लिख दिया या आया गलत, या कैलकुलेटर का बटन सही तरह नहीं दबा, आप लोग के पास वैल्यू गलत लिखी, सम अप किया, आप लोग के पास किस पे फ़र्क पड़ेगा, आंसर पे फ़र्क पड़ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सही। हो सकता हो कि यहाँ पे भी गलती हुई हो, तो जब आप लोगों को बोला था कि साथ साथ सॉल्व कर लें ताकि वैल्यू आप लोग टैली कर लें। अच्छा, तो जब आप लोग मालूम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो उसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक आ सकती है। दैट इज़ उन्होंने आगे मेंशन भी कर दिया, -1 <= r, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन <= 1, यहाँ तक जा सकती है। सेकंड पॉइंट क्या बोला उन्होंने, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन चेंजेस एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल लास्ट टाइम हम लोग के पास लेक्चर में बताया भी था, रेफरेंस भी दिया था कि हम लोग के पास किस पेज नंबर में मौजूद है। वैल्यूज़ का ऐड और सब्ट्रैक्ट होना, मल्टीप्लाई और डिवाइड होना, किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, कोई असर नहीं डालता। जिस तरह उन्होंने लिख के दिखा दिया है कि आर एक्स वाई, जो एक्स वाई की मदद से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलेगा और जो यू वी की मदद से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलेगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर कोई कांस्टेंट ए बी एच के हम लोग ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए तो जहन में रखिएगा। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू
रिग्रेशन कोफिशिएंट दैट इज़ आर इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई डी। अब बी क्या होता है आप लोगों को पता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट था हम लोग के पास y ऑन x, जब हम लोग इक्वेशन मालूम करते थे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो इसमें b की वैल्यू मालूम करते थे, सही, जिसकी मदद से फॉर्मूला बनाए b और d की मदद से। और जब x ऑन y मालूम करते थे हम लोग जो रिग्रेशन कोफिशिएंट था उसको हम लोग d से शो करते थे। तो b और d को मल्टीप्लाई करें, उनकी प्रोडक्ट का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम लोग के पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल के आ जाएगा। और प्रेजेंट उन्होंने इस तरीके से कर दिया है कि जो b था उसको b y x से शो कर दिया, क्योंकि वो इक्वेशन y ऑन x का होता था। जो इक्वेशन x ऑन y का रिग्रेशन कोफिशिएंट होता था उसको b x y से शो कर दिया है, सही है। तो r हैज़ द सेम साइन, प्लस और माइनस जो भी आप लोग के पास सेम साइन होगी, सही है, a b y x की या x y की, वो आप लोग यूज़ कर लेंगे इसके साथ ही, सही है जी। अब यही काम आप लोगों को इसमें करना है। जब इसमें करना होगा, यानी कि उन्होंने जो बताया आप लोगों के पास क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ मगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि आप लोग के पास उन्होंने b की वैल्यू दे दी है। कौन सा क्वेश्चन है? 4.60 है। बी वाई एक्स दे दिया कितना? 0.61। बी एक्स वाई दे दिया कितना? 1.36। और बोला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करें। आर का फॉर्मूला लगाएं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाएं प्रॉपर्टी की मदद से। दोनों वैल्यूज़ को बी वाई ऑन एक्स और बी यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, दोनों को आप लोगों ने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इनकी प्रोडक्ट का पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, आप लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल के आ जाएगा, सही है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में 4.61 में देख सकते हैं आप लोग। 4.61 में इन्होंने फॉर द फॉलोइंग डेटा शो दैट, आप लोगों के पास एक डेटा दे दिया है और इसी रिलेशन को क्या करना है? आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो एक्स वाई दे दिया है, तो आप लोग इस फॉर्मूले की मदद से पहले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करेंगे। इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से इधर आई थी 0.57, इसकी एक वैल्यू आ गई। फिर आप लोगों ने क्या मालूम किया? बी बाई एक्स बी एक्स वाई मालूम किया। वो किस तरीके से मालूम करेंगे? फॉर्मूला था, याद दहानी के लिए लिख देता हूँ, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई और n समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, सही। तो ये x के रिस्पेक्ट से y ऑन x मालूम करे तो x के रिस्पेक्ट से था, ये चीज़ चेंज हो जाती थी डिनोमिनेटर, तो हमारे पास d निकल के आ जाता था। तो इसी डेटा पे आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b मालूम करेंगे, d मालूम करेंगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, तो वही वैल्यू आनी चाहिए जो कि इस फॉर्मूले से आई, सही आनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि प्रॉपर्टी में दिया हुआ था आप लोगों के पास, सही है। अच्छा, एक डिफरेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये मैं चाहूँगा कि इधर हम लोग डिस्कस कर लें। ये है 4.62। रजिस्टर में आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, साथ साथ समझ लिया होगा, तो जो रिमेनिंग काम रह गया है उसकी जगह छोड़ सकते हैं ताकि आप लोग लेक्चर के बाद उसको कर सकें। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है 4.62। इस 4.62 में उन्होंने बोला कि कंप्यूट रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड एस्टिमेट द वैल्यू y व्हेन x इज इक्वल्स टू 25। आप लोगों को रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करनी है और एक वैल्यू मालूम करनी है जिस पे x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 25। ये तो आप लोग कर ही लेंगे। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला
टू वेरिएबल हैव द रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, यानी कि इसका बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग। y की इक्वेशन दी हुई है 0.5x प्लस, और x की इक्वेशन दी हुई है 2 + 1.3y। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मालूम करना है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना है, सही है। हमें पता चल गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मालूम करना होता है तो r का स्क्वायर मालूम करना होता है और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं ताकि परसेंट में हमें चेंज पता कर सके कि हाँ भाई कितना कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को r मालूम करना है। वो r किस तरीके से मालूम करेंगे हम लोग b मालूम करेंगे और d मालूम करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे प्रोडक्ट का। अब सवाल ये पैदा होती है कि b और d किस तरीके से मालूम करें। तो b और d हम लोग इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि ये y = a + bx इक्वेशन होती है और ये इक्वेशन हम लोग के पास x = c + dy की इक्वेशन होती है। तो इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, सही है, डायरेक्ट कर रहे हैं। x के साथ जो लिखा हुआ होगा वो b की वैल्यू होगी। x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ 0.5 लिखा हुआ है तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 आ गई। इधर 3 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इसी तरीके से अगर हम लोग y की बात करें, ये वाली इक्वेशन की बात करें तो जो y के साथ लिखा हुआ होगा वो d की वैल्यू होगी। तो y के साथ क्या लिखा हुआ है, y के साथ लिखा हुआ है 1.3, हम लोग के पास d की वैल्यू हो गई, सही है। ये b की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल दोनों वैल्यूज़ को इधर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.3 मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू निकाल लेते हैं और r की वैल्यू क्या आ रही है हमें पता चल जाएगी। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी वैल्यू आई हमने उसका स्क्वायर रूट ले लिया, अंडर रूट 1.86, ये हम लोग के पास r की वैल्यू आ गई। अब इससे बाद पता चल गई कि हमारे पास 0.80 का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, सही है। जो एसोसिएशन है वेरिएबल की आपस में वो स्ट्रॉन्ग है, सही है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अब अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था। इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि r का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 64% आएगा, सही है। अब आप लोगों को बताता चलूँ मैं कि अब इधर कन्फ्यूजन हो रही होगी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पेज नंबर 159 पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की हेडिंग दे दी हुई है और आप लोगों को एक एग्जांपल दी हुई है जिससे आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, सही है। पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बताता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है कि हाँ भाई डेटा हम लोग के पास कितने % रिलायबल है, यानी कि एक्स वाई का जो रिलेशन है वो हम लोग के पास कितना 64% रिलायबल है, सही है। तो इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा अच्छी तरीके से ताकि आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में पता चल सके। तो इसमें जितने भी आप लोग के पास क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। इधर हम लोग के पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का काम ख़त्म होता है। एक दो चीज़ें जो रह गई हैं वो चीज़ें मैं आप लोग को बता दूँ, सही। पेज नंबर 159 पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बाद प्रोबेबल एरर है। प्रोबेबल एरर क्या चीज़ होती है, प्रोबेबल एरर देख लेते हैं। प्रोबेबल एरर हम लोग के पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, सामने पता भी चल रहा होगा, टू चेक द रिलायबिलिटी लिखा हुआ है उन्होंने प्रोबेबल एरर में, यानी कि रिलायबिलिटी और सिग्निफिकेंस चेक करनी हो कि हमारा जो रिलेशन है वो कितना सिग्निफिकेंट है या आपस में वेरिएबल्स कितने सिग्निफिकेंट हैं। तो हम लोग क्या मालूम करते हैं, प्रोबेबल एरर मालूम करते हैं। उसी वक्त एक चीज़ है टॉपिक में रिलेटेड है तो इससे मालूम कर लेते हैं। कभी आता नहीं है मगर आ भी सकता है क्योंकि कोर्स से रिलेटेड है। उन्होंने बता भी दिया तो चेक द रिलायबिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रोबेबल एरर इज़ यूज्ड, सही है। तो हम लोग प्रोबेबल एरर इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 0.6745। अब इस फॉर्मूले को देख के हमें पता चल गया कि जब भी हमें प्रोबेबल एरर मालूम करना होगा तो हमें r की वैल्यू चाहिए होगी। r स्टैंड्स फॉर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो हमें पता चल गया कि पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट n करेंगे। n क्या होती है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
और जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया तो एक कांस्टेंट नंबर आपके सामने मौजूद है, हमें डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई करना है ताकि प्रोबेबल एरर हम लोग के पास आ जाए। अब प्रोबेबल एरर पे भी कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स आप लोग के पास विजिबल फॉर्म में बताए हुए हैं बुक में, और कोशिश करेंगे कि हम लोग बुक से ही कर लें, हर क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर सॉल्व भी ना करें ताकि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें, और टाइम भी कम है हम लोग के पास, वैसे ही इतनी क्लासेस हम लोग की मिस हो गई हैं। इफ़ आर इज़ लेस देन प्रोबेबल एरर, सही, अगर आर की वैल्यू रिमार्क्स में देखिए, इफ़ आर की वैल्यू हम लोग के पास क्या होगी, लेस देन होगी किससे, प्रोबेबल एरर से, यानी कि आर की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हम लोग के पास आ रही है 0.3 और प्रोबेबल एरर की वैल्यू आ रही है हम लोग के पास 0.5, देन देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कि वेरिएबल्स के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है, या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट। हम लोग का कमेंट क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया, सही है कि भाई अगर आर की वैल्यू लेस देन हो प्रोबेबल एरर से। दूसरा, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ पीई, यानी कि प्रोबेबल एरर, यानी कि प्रोबेबल एरर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊँ। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास 0.15 आया प्रोबेबल एरर और हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 6 से, तो 0.90 हो गया, और 0.90 से ग्रेटर देन हो आर, सही, सिर्फ प्रोबेबल एरर से ग्रेटर देन ही हो, अभी तो लेस की बात कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में ग्रेटर देन हो किससे, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से, देन देयर इज़ अ सर्टेन कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ सिग्निफिकेंट, यानी कि आपस में कोई ना कोई कोरिलेशन है वेरिएबल के, या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो ये कमेंट देंगे। अब बात ये पैदा होती है कि सही है, लेस का पता चल गया और ग्रेटर देन हो 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन तो हो मगर 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर ना हो तो क्या होगा, देखिए पेज पलटिए, उसके बाद बताया हुआ उन्होंने, इफ़ द प्रोबेबल एरर इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देन द फॉलोइंग रूल्स होल्ड। आप लोग के पास इफ़ आर इज़ लेस देन 0.3, अगर आर हमारे पास लेस देन होगा 0.3 से, और उन्होंने पॉइंट बता दिया कि प्रोबेबल एरर अगर कंपैरेटिवली स्मॉलर हो, थोड़ा सा छोटा है किससे, आर से, यानी कि आर बड़ा है मगर आर इतना बड़ा नहीं है कि 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर हो, तो क्या होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि आर की वैल्यू लेस देन हो 0.3 से। अगर लेस देन 0.3 होगी तो कोरिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, या कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ये लिख सकते हैं। उन्होंने लिख भी दिया है देयर इज़ नॉट मच एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, सही, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप की वैल्यू क्या है, कम है, या ये बोल लें कि सिग्निफिकेंट नहीं है कोरिलेशन आपस में वेरिएबल्स के दरमियान। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ़ आर इज़ मोर देन, एक लेस की बात होगा, एक मोर की वैल्यू होगी, अगर मोर की 0.3 से मोर देन होगा देयर इज़ गुड एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, तो फिर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हाँ भाई 0.3 से ग्रेटर देन है तो हमारे पास सिग्निफिकेंट है कोरिलेशन, सही है जी। फोर्थ में देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन विल लाई विद इन द इंटरवल गिवन बाय दिस। एक इंटरवल है आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर निकला वो, आर निकला वो, एक वैल्यू प्लस के साथ लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लस के साथ आर प्लस प्रोबेबल एरर किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.9, और आर माइनस प्रोबेबल एरर किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5, तो 0.5 से लेकर 0.9 तक हमारे पास एक रेंज बन गई, ये इंटरवल कहलाती है। उन्होंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन का, लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा हो हमारे पास, लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस इंटरवल के दरमियान लाया करता है। और आप लोगों को पता है कि -1 से लेकर +1 तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, और उसी को देखते हुए हम लोग कमेंट देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसमें प्रोबेबल एरर निकाला हुआ है उन्होंने, और लिमिट्स भी निकाली हुई है पॉपुलेशन कोरिलेशन की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 4th पॉइंट डी वाला पॉइंट, मगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। डी पॉइंट पढ़ लिया हम लोगों ने नॉलेज के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों के सामने बुक्स ओपन हुई होंगी, पेज नंबर 160 पे आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। बोला क्या है इस क्वेश्चन में, फॉलोइंग डाटा गिव द मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट इन अकाउंट्स।
अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स दिए हुए और ये मार्क्स आप लोग के सामने लिखे हुए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना है फर्स्ट पार्ट में। इजीली मालूम कर सकते हैं हम लोग। जब फर्स्ट पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेंगे यानी कि आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। डिटरमाइन द प्रोबेबल एरर एंड इंटरप्रेटेड द रिजल्ट। आप लोगों के पास प्रोबेबल एरर मालूम करना है। जब प्रोबेबल एरर मालूम करना है तो आप लोगों को पता चल गया कि आपको आर की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि आप लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सेकेंड पार्ट में प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक्स वाई की वैल्यू जो गिवन थी वो एक्स वाई की वैल्यूज गिवन थी, तमाम कैलकुलेशन करी, तमाम कैलकुलेशन के बाद आर की वैल्यू आ गई 0.60। अच्छा मैं बताता चलूँ आप लोग के पास कि ये तमाम काम जो हमारे पास सामने हुआ हुआ है या जो हम लोग कर रहे थे, ये काम कैलकुलेटर से भी हो जाता है। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हुआ तो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से सिखा दूँगा। कैलकुलेटर से आप लोग एक्स वाई की वैल्यूज़ किस तरीके से डालेंगे। अब आप बोलेंगे सर शुरू में ही बता देते ताकि हम लोग इतना काम नहीं करना पड़ता। देखिए दोनों तरीके आने चाहिए आपके पास। सही है, मैनुअली तरीका भी आना चाहिए कि हम लोग कैलकुलेशन में किस तरीके से करते हैं, और कैलकुलेटर से भी हम सिखा देंगे कि कैलकुलेटर भी अगर आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर से। एक मॉडल नंबर है कैलकुलेटर का FX690X। ये कैलकुलेटर का अगर मॉडल नंबर आपके पास होगा तो आपके पास ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं कि आप लोग रिग्रेशन या कोरिलेशन पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी बात है कि अगर ये कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो ये कैलकुलेटर ले लीजिए, अरेंज कर लीजिए। सही है। प्रोबेबल एरर आप लोग के पास फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रोबेबल एरर का, इधर इन्होंने कैलकुलेशन करी और आर कितना निकल के आ गया, 0.6 निकल के आ गया। अब प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लगा हुआ है और प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले में हम लोगों ने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास वैल्यू आई 0.15। इसका मतलब क्या है कि हम अगर वो फर्स्ट पॉइंट देखें यानी कि आर की वैल्यू है 0.6 और प्रोबेबल एरर की वैल्यू है 0.15। फर्स्ट पॉइंट देखें कि आर इज़ लेस देन, आर हमारे पास लेस देन हो तो ऐसा तो नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, आर इज़ ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ PE। आर बड़ा है 6 टाइम्स ऑफ PE, ऐसा भी नहीं है। सही है। जब भी आप लोगों को एग्जाम्पल करवाइए कि प्रोबेबल एरर की वैल्यू 0.15 है, अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90 हो जाएगी। तो 0.90 से तो बड़ा है ही नहीं यार, बड़ा है मगर 0.90 से बड़ा नहीं है। तो उन्होंने देखें मल्टीप्लाई करके भी देखा है और लिखा हुआ है सिंस आर इज़ नॉट ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ PE। सही है। फिर हम लोगों ने सी पॉइंट देखा और सी पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि आर इज़ लेस देन 0.3। आर की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0.3 से कम है, नहीं 0.3 से कम भी नहीं है, 0.3 से ज़्यादा है। यानी कि सी का सेकंड पार्ट जो है, इफ़ आर इज़ मोर देन 0.3 देयर इज़ गुड एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। तो हम लोगों ने बोला कि बट इज़ मोर देन 0.3 सिंस आर इज़ नॉट ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर बट इज़ मोर देन 0.3, मोर देन है हम लोग के पास 0.3 से, तो हैंस देयर इज़ अ गुड एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। यानी कि हम लोग के पास कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ तक हम लोग के पास प्रोबेबल एरर भी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी हो गया। दोनों फॉर्मूले से हो गया कि अगर दूसरे फॉर्मूले से दिया हुआ तो किस तरीके से करेंगे। सही है। एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 159 पे एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ज़रूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये, उन फॉर्मूलों से हुई हुई हैं जो फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। सही है। अच्छा जी, रिग्रेशन भी हो गया हम लोग के पास, x ऑन y, y ऑन x। सही है। प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। जो चीज़ रह गई वो लास्ट टॉपिक रह गया इसका। सही है। क्वेश्चंस बेनते है, प्रॉब्लम ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम बताऊं, ये वाली पेज नंबर 162 पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये अच्छी एग्जाम्पल्स हैं कि आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4, ये अच्छी एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसा कि मैं आपको बता चलूँ, एक्स वाई के लिए उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है तो आपके पास 0.95 निकला, और फिर यू वी के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला तो 0.95 निकला, यानी कि सेम निकला। पता और चल रहा है कि प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। सही है। प्रॉपर्टी है तो दोनों कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यही काम किया मगर यू और वी की वैल्यू कुछ डिफरेंट तरीके से निकल ली है। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी
आप लोग के पास y ऑन x x ऑन y का आप लोगों ने रिग्रेशन कोफिशिएंट मालूम किया है b और d, और b और d मालूम करते हुए आप लोगों ने r की वैल्यू निकाली और फॉर्मूले से भी निकाली है। जब आप लोगों ने फॉर्मूले से निकाली यानी कि a पार्ट किया तो -0.29 निकल के आया, और जब आप लोग के पास b पार्ट में आप लोगों ने सॉल्व किया तो आप लोग के पास 0.29 निकल के आया, माइनस निकल के नहीं आया। सही, अब माइनस आप बोलेंगे सर माइनस निकल के नहीं आया, तो हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में बताया हुआ था कि प्लस माइनस की वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस 0 से लेकर प्लस माइनस 2 तक जो होगी उसमें नेग्लिजिबल होगा, प्लस माइनस 2 से लेकर प्लस माइनस 5 तक जो होगी उसमें हम लोग के पास नॉर्मल या मॉडरेट होगा। सही, डिग्री ऑफ कोरिलेशन सही है। तो आप लोग के पास या वीक कोफिशिएंट ऑफ वीक हमारे पास रिलेशन होगा, उससे ऊपर हमारे पास मॉडरेट होता है 0.5 से 0.8, और फिर 0.8 से प्लस माइनस 0.8 से प्लस माइनस 1 तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे b और d, तो इन दोनों की वैल्यूज़ देखिए नेगेटिव आ रही हैं। b की वैल्यू हम लोग के पास आ रही है -0.304, और d की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है जो शो इन्होंने की हुई है bxy से -0.278। दोनों वैल्यूज़ माइनस में थी, माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लिया। अगर नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट में हो तो आपके पास सॉल्व नहीं होती। सही, चूँकि वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई हैं प्लस हो गई और फिर हम लोगों ने अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.29। हमने साइन कौन सी देखनी है? जो साइन हम लोग के पास b के साथ हो या d के साथ हो, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ b के साथ या d के साथ जो भी साइन होगी, नेगेटिव साइन थी हमने नेगेटिव साइन लगा दी। सही, यही बात हम लोग के पास कहाँ पे लिखी हुई है? जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसी प्रॉपर्टीज़ में ये बात मेंशन हुई थी। सही है, थर्ड प्रॉपर्टीज दोबारा से पढ़ लीजिएगा। आप लोग के पास r हैज़ द सेम साइन प्लस और माइनस एज b(yx) और b(xy). सही है ना? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जब भी हम लोगों ने इस 0.29 के साथ माइनस साइन लगा दिया और जो कि सिमिलर हो गया हम लोग के पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो xy की मदद से फॉर्मूले की मदद से मालूम हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 में बिल्कुल इसी की तरह आप लोग के पास एग्जाम्पल है जो हम लोग पहले काम कर चुके हैं, ये वाला। और इसमें करना क्या है? करना ये है कि थोड़ी कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो जाए। दो इक्वेशन दी हुई हैं और बताया गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना है। फर्स्ट इक्वेशन जो दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन वो दी हुई है 3y - 2x - 10 इज इक्वल टू 0, और जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 2y - x - 50 इज इक्वल टू 0। सही है, जो पहली इक्वेशन दी हुई है हम लोग के पास उसको हम लोगों ने कंसीडर किया x ऑन y। ये वाली इक्वेशन होगी x ऑन y की, और जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है ये इक्वेशन कंसीडर होगी y ऑन x। जो बात समझने की है इस चीज़ में, सही है, पहले वाली इक्वेशन x ऑन y, दूसरी वाली इक्वेशन y ऑन x, क्योंकि भाई पहले अगर तरतीब वाइज से लें तो पहले x ऑन y और फिर y ऑन x। तो फर्स्ट इक्वेशन इन्होंने कंसीडर कर ली क्या? x ऑन y। आप लोग के सामने रिग्रेशन एज्यूम किया है, वी एज्यूम दैट फर्स्ट इक्वेशन आप लोग के पास x ऑन y हो गई और सेकेंड इक्वेशन जो दी हुई है वो y ऑन x हो गई। सही, अब जब ये x ऑन y हो गई तो इसको कंपेयर करवाना है इसके साथ, और जब ये y ऑन x हो गई तो इसको कंपेयर करवाना है इसके साथ। ये थोड़ी मुश्किल इक्वेशन है, अभी देख लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। माइनस का 2x से उधर चले गया तो 3y यहीं पे रहा, -10 यहीं पे रहा, ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। इसी चीज़ को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2x 3y -10, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया 2, होल से डिवाइड होगा, एलसीएम ब्रेक कर दें, हर किसी के नीचे आ जाएगा हम लोग के पास 2। जब इसके नीचे आ गया तो हमने इधर क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू पहले -5 लिख दिया प्लस 3/2 y लिख दिया।
अब कंपेयर करवा दीजिए, इस इक्वेशन से कंपेयर करवाना है। तो ये -5 सी की वैल्यू हो गई और डी की वैल्यू क्या हो गई 3/2, ये वैल्यू आ गई डी की, सही है, जिसको हम लोग भी x/y की इक्वेशन थी इस तरह शो कर सकते हैं। इधर देखिएगा, ये इक्वेशन थी, ये जैसे बनाना है तो 2y तो इधर ही रहा, ये दोनों उधर चले गए, माइनस के थे दोनों प्लस के हो गए, जब प्लस के हो गए तो पहले 50 लिख दिया, बाद में y लिख दिया। क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल बाद में होता है तो इसमें भी वेरिएबल बाद में लिख दिया ताकि आसानी हो जाए। y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, उधर आके डिवाइड हो गया, एलसीएम ब्रेक कर दिया, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आप लोगों के पास लिख दिया 25 प्लस 1/2 x यूँ करके लिख लिया, कंपेयर करवा दिया इस इक्वेशन के साथ, यानी कि a की वैल्यू 25 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू 1/2 हो गई। b का मतलब क्या है, yx से जो मालूम हुआ है, दोनों वैल्यूज़ पता चल गए। आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इधर yx की वैल्यू 1/2 आ रही है और इधर bxy की वैल्यू 3/2 आ रही है। दोनों वैल्यूज़ को उन्होंने मल्टीप्लाई किया, इनकी प्रोडक्ट का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, 0.87 निकल के आगे। एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे ये। यहाँ पे हम लोग के पास ये चीज़ पूरी निमट गई है। अब हम लोग के पास बचा क्या, अब हम लोग के पास बचा रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन हम लोग मालूम करेंगे और फिर ये चैप्टर हम लोग के पास वाइंड अप हो जाएगा। रैंक कोरिलेशन पेज नंबर 165 पे आप लोग देख सकते हैं कि रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। रैंक कोरिलेशन के फॉर्मूले में जो नई चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है, वो नई चीज़ नज़र आ रही है डी। वो डी किस तरीके से निकालेंगे, वो डी हम लोगों के पास असल में डिफरेंस को शो करता है। कौन से डिफरेंस को, जो हम लोग के पास ऐसा डिफरेंस जो रैंक के दरमियान होता है, उस डिफरेंस को हम लोग डी से शो करते हैं। और फॉर्मूले में हम लोग के पास डी का स्क्वायर चाहिए। जब डी का स्क्वायर चाहिए तो जो भी डिफरेंस हम लोग के पास नेगेटिव में आए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डी स्क्वायर यूज़ किया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, यानी कि रैंक कोरिलेशन कब मालूम करेंगे, जब हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन में रैंकिंग होगी। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन समझ के मालूम कर लेते हैं। तो अगर रैंक दिया हुआ है या उन्होंने बोला है कि आप लोग को रैंक कोरिलेशन मालूम करना है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, वो फॉर्मूला सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के लिए। रैंकिंग भी हम लोग ऑब्जर्वेशन से करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, आप लोग ही सीख लेंगे। रैंक कोरिलेशन का पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, सही है। रैंकिंग के दरमियान जो कोरिलेशन होता है वो मालूम करने के लिए रैंक कोरिलेशन मालूम होता है। RSS को शो करते हैं 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बाकी सिर्फ क्या रह गया, डी रह गया। डी मालूम करना है हम लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाएँ, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। जिस तरीके से हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 से +1 होता था, इसी तरीके से ये भी हम लोग के पास -1 से +1 के दरमियान होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में उन्होंने बोला 8 कॉम्पिटिटर्स हैं इन अ वॉइस टेस्ट आर रैंक बाय 2 जजेस इन द फॉलोइंग। कॉम्पिटिटर्स ए से लेकर A B C D E F G H तक आपको कॉम्पिटिटर्स बताए हुए हैं। रैंक A बताया हुआ है, रैंकिंग करिए जज 1 ने, जज 2 ने रैंकिंग करी हर किसी की, यानी कि एक कॉम्पिटिटर था जिसका जज 1 ने 5 रैंक दिया और जज 2 ने जो है वो 4 रैंक दिया। इसी तरीके से रैंकिंग हो गई। हमने फर्स्ट रैंकिंग को x कंसीडर कर लिया, सेकंड रैंकिंग को y कंसीडर कर लिया और इनका डिफरेंस मालूम कर लिया। यानी कि रैंकिंग का डिफरेंस मालूम करना है, डी मालूम करना है। जो भी डिफरेंस आएगा हम उसका स्क्वायर कर देंगे। फर्स्ट जो रैंक दिया हुआ था, यानी कि फर्स्ट जज का जो रैंक था उसको x कंसीडर कर लिया, सेकंड जज का जो रैंक था उसको हम लोगों ने y कंसीडर कर लिया। दोनों का डिफरेंस मालूम कर लिया। डिफरेंस मालूम करने के लिए x माइनस वाई करवाएं, y माइनस x करें, बात एक ही है, क्योंकि हम लोग डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे हैं। इधर देखिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा, सॉल्यूशन के बाद उन्होंने लेट करके सपोज कर लिया रैंक जज 1, जो जज 1 का रैंक था उसको क्या सपोज कर लिया a x, और जो जज 2 का रैंक था उसको क्या सपोज कर लिया y। और जो लाइन से रैंकिंग लिखी हुई थी जिस तरह क्वेश्चन में थी उसी तरीके से x y के कॉलम में लिख ली हम लोगों ने।
माइनस करवा दिया और उसका स्क्वायर ले लिया, जो वैल्यूज़ नेगेटिव थी वो वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई, जो वैल्यूज़ पॉजिटिव थी वो पॉजिटिव रही। डी स्क्वायर मालूम कर लिया, डी स्क्वायर का सम कर लिया, हम लोग के पास समीशन डी स्क्वायर निकल के आ गया 28। समीशन डी स्क्वायर 28 निकल के आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। रैंकिंग हुई भी थी तो हमें काम नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन में रैंकिंग दी भी थी। फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूले में हम लोगों ने डी स्क्वायर 28 आ गया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमें पता है, उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया था कि कॉम्पिटिटर्स कितने 8 हैं, तो n की वैल्यू 8 इस्तेमाल करी हम लोगों ने। जहाँ n का स्क्वायर करना था वहाँ 8 का स्क्वायर 64 कर दिया। माइनस किया, आप लोग के पास पूरा सब कुछ सॉल्व करके रैंक कोरिलेशन निकल के आ गया 0.67, जो कि सॉल्व हुआ हुआ है, देख लिया होगा आप लोगों ने। अब इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 तरह के क्वेश्चन हैं। 3 तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को तमाम चीज़ें आ जाएंगी, रैंकिंग वगैरह। अब इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोगों के पास ये क्वेश्चन कैसा था, इसमें रैंकिंग हुई भी आपको दी हुई थी, सिर्फ आपको माइनस करके डिफरेंस मालूम करना है, तो और आप लोगों ने रैंक और रिलेशन का फॉर्मूला लगाना है। अब जो एग्जाम्पल आ रही है एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें है कि आप लोगों के पास अगर आपको ऑब्जर्वेशन दी हो, रैंकिंग आपको ख़ुद से करनी हो, तो रैंकिंग ख़ुद से कैसे करेंगे, इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अ रैंडम सैम्पल ऑफ 5 कॉलेज स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एंड देयर ग्रेड्स इन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स आर फाउंड टू बी। आप लोगों को ग्रेड्स दिए में मैथमेटिक्स के और फिज़िक्स के, और बोल क्या रहे हैं आप लोग के पास कि मैथमेटिक्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उसको x कंसिडर कर लें और जो फिज़िक्स के हैं उसको y कंसिडर कर लें। अब हम लोग कंसिडर तो कर लेंगे जिन्होंने स्कोर्स दिए हुए हैं, मगर हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह हम लोग डाटा में देख रहे हैं और डाटा में हम लोग के पास हाईएस्ट मार्क्स देखे जाए तो ए जो स्टूडेंट ए है उसके मार्क्स मैथमेटिक्स में 85 हैं, एक बी है, बी के मार्क्स 60 हैं, सी के मार्क्स 73 हैं, डी के मार्क्स 40 हैं और ई के मार्क्स 90 हैं। तो मुझे पता होगा अगर ये ऑब्जर्वेशंस मेरे पास लिखी नहीं है, ये एक्स हमारे पास था और इधर हमारे पास वाई आएगा। सही, अपनी आसानी के लिए चार्ट बना लें आप लोग। तो एक्स में ऑब्जर्वेशंस में आपके पास 85, 60, 73, 40 और 90, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई थी। और वाई में हमें क्या दिया हुआ था? 93, 75, 65, 50 और 80। अब जब रैंक की बात करें तो इस तरह किया करें, रैंक ऑफ एक्स का रैंक दे रहे हैं, रैंक ऑफ वाई, ये अपनी आसानी के लिए करें। इसमें हाईएस्ट कौन से हैं? हाईएस्ट है 90, इसको मैंने रैंक दिया 1 का। फिर 90 से कम 85, ये रैंक 2 हो गया। 85 से कम, इससे कम, इससे कम, ये रैंकिंग हो गई। सही, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई करने मसला है, इजी है। इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स, उससे कम, उससे कम, इससे वैल्यू से कम और फिर इससे कम। 5 रैंकिंग इसकी थी, 5 रैंकिंग इसकी थी। अब आप लोग जो अगला कॉलम बनाएंगे वो कॉलम बनाएंगे डी का, डी स्क्वायर का, जिसमें आप लोग रैंक ऑफ एक्स में से रैंक ऑफ वाई माइनस कर दें, रैंक ऑफ वाई में से रैंक ऑफ एक्स माइनस कर दें, क्योंकि हम लोग डी का स्क्वायर मालूम करें, कोई मसला नहीं है। 2 में से माइनस कर देंगे 1। ऑब्जर्वेशन वैसी लिखी हुई है, रैंकिंग चेंज हो गई, मगर मैं इस्तेमाल किसको करूँगा? रैंकिंग को इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं रैंक को रिलेशन मालूम कर रहा हूँ। 2 - 1 करेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। 4 - 3 करेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। 3 - 4 करेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1। 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर 1 - 4। समीशन डी स्क्वायर क्या निकल के आया? 4। देखिएगा ज़रा, सॉल्व हुई भी है पूरी एग्जाम्पल। समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू देखें क्या निकल के आ रही है, 4 निकल के आ रही है। बस जब डी स्क्वायर आ गया फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं ना। यानी कि आप लोगों ने दूसरी चीज़ क्या सीखी? दूसरी चीज़ आप लोगों ने सीखी कि जब हम लोग के पास रैंकिंग नहीं हुई भी होगी तो हम लोग रैंकिंग कैसे करेंगे, ये चीज़ आप लोगों ने सीख ली।
सही है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसी देनी है बुक में दिखाया हुआ है, और आप लोग बुक से अच्छी तरीके से हेल्प ले सकते हैं। तमाम प्रेजेंटेशन आपको पता चल जाएगी किस तरीके से देनी है, और आप लोग इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, सही है, और आप लोग के पास रैंक को रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब जो तीसरी और आखिरी चीज़ इसमें आप लोगों को सीखनी है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि एग्जाम्पल नंबर 2 अब हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 168 पे। पहली चीज़ सीखी कि हमारे पास रैंकिंग दी हुई होगी, हमें माइनस करना है, डी निकालना है, डी स्क्वायर करके रैंक मालूम करना है। दूसरी चीज़ क्या सीखी? ऑब्जर्वेशन दी हुई होंगी, रैंकिंग करनी सीख ली हम लोगों ने कि रैंकिंग किस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, अब जो तीसरी चीज़ हम लोगों ने सीखनी है वो हम लोगों को ये सीखना है कि कभी ऑब्जर्वेशन हम लोग को दी हुई हो और ऑब्जर्वेशन में टाई हो जाए, मतलब दो सेम मार्क्स आ जाएं, एक ही मतलब दो अलग अलग स्टूडेंट के, एक के मार्क्स आ गए 70, उसके मार्क्स भी 70 आ गए दूसरे स्टूडेंट के, तो रैंकिंग किस तरीके से होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जहन में होंगी, देखें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने बताया, शो करवाया 8 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए A B C D E F G H, और मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स और मार्क्स एंड इकनॉमिक्स बताए हुए हैं आप लोगों को। मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आप लोग देख रहे हैं B और C के मार्क्स सेम है 25-25, सही। तो अब इनकी रैंकिंग किस तरीके से गए। मार्क्स एंड इकनॉमिक्स में आप लोगों को E और F के मार्क्स सेम, E F G के मार्क्स सेम नज़र आएंगे 60-60-60, सही है। तो इनके लिए बताता चलूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप क्या करें, X जो दिया हुआ था उसी तरीके से चार्ट बना लें, एक ही पैटर्न से। X जो आपको दिया हुआ था वो X क्या थे? वो X मार्क्स थे किसके? स्टैटिस्टिक्स के। तो वो मार्क्स हम लोगों ने पहले लिख लिए। वो मार्क्स क्या दिए हुए थे देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ ना जिस तरीके से, उसी क्वेश्चन की तर्ज पर चलिएगा, डेटा को अपने हिसाब से आगे पीछे मत कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में 10 दिया हुआ था, फिर 25 दिया हुआ था, सही है, फिर 40 दिया हुआ था, फिर 50 दिया हुआ था, फिर 60 दिया हुआ था, फिर 70 दिया हुआ था, और फिर 80 था, सही है। इसी तरीके से Y की बात करें तो इसमें पहले 20 था, फिर 40 था, फिर 10 था, फिर 30, फिर 60 3 दफ़ा था, और फिर आप लोग के पास 80 था। आप रैंकिंग कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ढूंढनी है, तो इसका रैंक क्या होगा? 1, इससे कम 2, इससे कम, इससे कम, इससे कम 5 रैंक तक तो आसानी से हो गए। अब मैं बोलूं कि भाई 25 दो ऑब्जर्वेशन आ गए जो इससे कम थी, 40 से कम थी, तो मैं इसको 6 दूं, इसको 7 दूं, तो एक तो नाइंसाफ़ी है। रैंकिंग अलग अलग कैसे हो गई जब मार्क्स सेम है। इसको 6 दूं, इसको भी 6 दे दूं, तो सेम रैंकिंग में कर नहीं सकता, रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो मैंने एक काम किया, सेम रैंकिंग करनी थी, यानी कि मेरे पास 2 ऑब्जर्वेशन हैं। अब मेरे पास रैंक कौन सा अलॉट होना था? 6 होना था, और कौन सा होना था? 7 होना था। 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद 6 आएगा और 7 आएगा। 2 ऑब्जर्वेशन ने जैसी, मैंने इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, मेरे पास निकल के आ गया 6.5, यानी कि जो उनके रैंकिंग थी उनका एवरेज ले लिया। जो मेरे पास 2 रैंकिंग थी, मैंने 6 को भी और 7 को प्लस किया और डिवाइड बाई 2 किया, तो मेरे पास निकल के आया 6.5। तो मैं अगला रैंक क्या दूंगा? 6.5 और 6.5। मैंने अगला रैंक के दोनों को क्या दिया? 6.5 का दिया। अब रैंक इस्तेमाल कौन कौन से हो चुके हैं? 7th रैंक तक मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो 7th रैंक के बाद कौन सा रैंक आना चाहिए? रैंक 8 आना चाहिए। वो 8 रैंक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये नहीं कि 6.5 के बाद आप 7th रैंक दे दें, 7th रैंक तो आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। इस तरीके से रैंकिंग होगी। वाई में देखिए सबसे हाईएस्ट ये, इससे कम जो है 70 कहीं नज़र नहीं आ रहा है, 60 नज़र आ रहा है। 60 कितनी मरतबा है? 3 दफ़ा है।
तो आपके पास कौन कौन से रैंक यूज़ होंगे? सेकंड रैंक यूज़ होगा, थर्ड रैंक यूज़ होगा और फोर्थ रैंक यूज़ होगा। 3 रैंक थे, 3 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 3 कर दिया आप लोगों ने। 2 + 3 किया 5 हो गया, 5 + 4 किया 9 हो गया, 9 डिवाइड बाय 3 किया यानी कि 3 आ गया। आपने इन तीनों को 3 रैंक दे दिया। 2 रैंक कहाँ गया? 2 रैंक इस्तेमाल तो हो गया भाई। 2, 3, 4 रैंक तक इसमें इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब जो अगली रैंकिंग करूँगा वो मैं किसके हिसाब से करूँगा? वो मैं क्या दूंगा? वो मैं 5 दूंगा। तो 60 के बाद आपको नज़र आ रहा है 40, इससे लीस्ट, तो मैंने उस रैंक को क्या नाम दिया? 5 रैंक दिया। सही है। उसके बाद फिर 20 नज़र आया, नहीं, फिर 30 नज़र आया, फिर मैंने रैंक 6 दिया, 20 को रैंक 7 दिया और इसको रैंक 8 दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास, या ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? ऐसा इस वजह से किया क्योंकि अगर हम लोग सेम रैंक दे देते, मतलब देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, इसको 6 दे दिया, इसको भी 6 दे दिया, दोनों सेम थे, इसको 7 दे दिया, यही होता। यही चीज़ ज़रा इधर देख लीजिएगा, बाय में इसको फर्स्ट देते, सही है, इसको सेकंड देते, इसको भी सेकंड देते, इसको भी सेकंड देते, इसको थर्ड नहीं, थर्ड इसको देते, इसको फोर्थ देते, इसको फिफ्थ देते, इसको 6 देते। रैंक कहाँ तक गया? 6 हाईएस्ट तक गया। इधर रैंक कहाँ तक गया? 7 हाईएस्ट तक गया। रैंकिंग सेम होनी चाहिए। अगर 8 लोग हैं तो रैंकिंग करेंगे तो 8 रैंक तक जाने चाहिए ना। इसी वजह से हम लोगों ने प्रोसीजर अपनाया कि हाँ भाई, क्या क्या हम किया हम लोगों ने कि रैंकिंग का एवरेज ले लिया और फिर सेम 6.5 दिया। देखें 7 तक इस्तेमाल हो गए थे, 8 रैंक दिया था। इधर हम लोगों ने 2, 3, 4 का एवरेज दिया तो 3 रैंक आया, तीनों को 3 दिया, 4 तक इस्तेमाल हो गया, फिर अगला 5 दिया, फिर 6 दिया, फिर 7 दिया, फिर 8 दिया। इधर की रैंकिंग देखें 8 जा रही है, इधर की रैंकिंग देखें 8 तक जा रही है, सेम रैंकिंग है। अब बस जब रैंकिंग हो गई तो उसके बाद क्या बचा? उसके बाद हम लोग के पास रैंकिंग का डिफरेंस बचा। हम लोग रैंकिंग का डिफरेंस मालूम कर लेंगे और रैंकिंग का डिफरेंस मालूम करने के बाद हम लोग उसका रैंक कोरिलेशन मालूम कर लेंगे। ये था एग्जाम्पल नंबर 2 में, सही है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं, सही है, उन्होंने चार्ट बनाए हुए, देखना चाहें तो देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग के सामने चार्ट इसी वजह से बना दिया ताकि आप लोग बेहतर तौर पर समझ सकें। रैंकिंग लिख दी, रैंकिंग के बाद उसको रैंक को रिलेशन मालूम कर लिया। अच्छा, अब देखिए जो एक और बात सीखने वाली है, यानी कि 4th बात हो गई, जब भी रैंकिंग में टाई हो जाए, यानी कि सेम मार्क्स आ जाएं, जिस तरह इस एग्जाम्पल में हुआ, तो हम लोग रैंकिंग तो करते हैं मगर रैंकिंग को ही ऑब्जर्वेशन का नाम दे देते हैं और उसमें हम लोग फिर रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला नहीं लगाते, उसमें हम लोग नॉर्मल कर्व पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं बुक में, और बुक में देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, देयर सिंस देयर आर टाइज इन द रैंक देन वी शैल कंप्यूट कर्व पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और हम लोगों ने देखिए जो रैंकिंग दी हुई थी उस रैंकिंग की मदद से उनको स्मॉल x और स्मॉल y नाम दे दिया और उसकी मदद से तमाम चीज़ें मालूम कर ली। फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है टेबल के नीचे, और फॉर्मूले से हम लोगों ने मालूम किया तो 0.896 निकल के आया। ये बात किसमें, पैराग्राफ जब आप लोग पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन का तो इसमें ये बात बताई हुई है, सही है जी। तो रैंक कोरिलेशन के बाद हम लोग के पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और जितना भी काम था इससे रिलेटेड जो हमारे पास बुक में मौजूद हैं रैंक कोरिलेशन के क्वेश्चन, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इंडेक्स नंबर का चैप्टर है, इंशाल्लाह इंडेक्स नंबर का हम लोग चैप्टर करेंगे और इंडेक्स नंबर के चैप्टर में हम लोग बेसिक बातें बताएंगे, सही है, क्योंकि कुछ लास्ट पेपर देख के हम लोग को अंदाज़ा हो गया था कि इंडेक्स नंबर का चैप्टर कभी लास्ट पेपर्स में नहीं आया है मगर अब आने लगा है, कभी कभी वो पूछ लेते हैं, सही है। तो वो कोर्स में भी जो कोर्स सिलेबस आउटलाइन था उसमें भी इंडेक्स नंबर नहीं था, मगर जब चूँकि उन्होंने पेपर में पूछ लिया तो हम लोग इसको थोड़ा सा टच देंगे, यानी कि बेसिक चीज़ें कर लेंगे इंडेक्स नंबर की। जो आप लोगों का काम है वो काम क्या है, वो काम ये करना है आप लोगों को अब
कि जिस तरीके से हम लोग ने इधर पूरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, पास पेपर्स निकालिए, पास पेपर्स में देखिए क्वेश्चंस मेंशन हुए हैं जिसमें रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है, x ऑन y ऑन x की, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, जिसमें वैल्यू एस्टिमेट करनी है, जिसमें रैंक कोरिलेशन मालूम करना है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मालूम करना है। तमाम न्यूमेरिकल वर्क तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, मगर जो थ्योरेटिकल काम है, जो एक्सप्लेनेशन, जो डेफिनेशंस, जो डिस्क्रिप्टिव काम हैं, उसके नोट्स बनाना शुरू कर दें, उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें, बुक में मार्किंग शुरू कर दें। सिर्फ शाहिद जमाल की बुक में नहीं, आप लोग के पास वॉलपुर की बुक रेफरेंस बुक के तौर पे दी हुई है, उस बुक को लें, उस बुक में से नोट्स निकालें, इंटरनेट पे सर्चिंग करें और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें, जो जो हमारे पास डेफिनेशंस पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में, न्यूमेरिकल वर्क तो यहाँ पे सीख लेंगे। अब वो बच्चे तो हैं नहीं कि आप लोगों को डेफिनेशन दिखवाई जा रही हो, सिंपल हर चीज़ आपने समझी हुई है, कौन सी चीज़ आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से मालूम कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में पता है कि आपको कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है। जितनी थ्योरी, जितनी एक्सप्लेनेशन, कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, ताकि आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकें, मगर वर्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आनी चाहिए। सही है, तो कोशिश करें कि बुक में से मार्क कर लें, अगर डेफिनेशन बुक में से नहीं समझ में आ रही है इंटरनेट पर सर्च कर लें, बेसिक वर्ड्स में डेफिनेशन लिखें ताकि एग्जामिनर को भी आसानी से समझ में आ जाए। वो चीज़ें सर्च आउट करें, उन चीज़ों के नोट्स बना लें जो पास पेपर्स में जितनी थ्योरी आ चुकी है। तो थ्योरी से रिलेटेड जितना भी काम है वो आपके एंड पर है, जितना भी काम समझने के लिए वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं लेक्चर्स के दौरान। सही है, और कोशिश करें अपनी चीज़ों को निपटाने स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जल्द से जल्द निपटाएं ताकि जो है आप लोग के पास कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें। यहाँ पे हम लोग के पास चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने नए चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट लेंगे। थोड़ा सा बताने के बाद फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी पे शिफ्ट करेंगे। सही है, तो कोशिश कीजिएगा कि जब उससे पहले तक ये तमाम काम आप लोग कर लें अपने रजिस्टर में। सही है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।